हेलो क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है जिसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें अकाउंटिंग की नींव है, तो इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और जैसा कि हम सारे बोर्ड्स का ध्यान रखते हैं, तो अगर कोई भी चीज किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए इररिलेवेंट होगी तो मैं बता दूंगा। और इसका जो भी पूरा पीडीएफ है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ इसका ऑडियो रिवीजन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थिंग जो हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो होगा एसेट्स के बारे में, देन लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब सबसे पहले समझो कि एसेट्स क्या होता है। ठीक है, पहले एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइड इन अ फ्यूचर बेनिफिट। एक ऐसी चीज, एक कोई भी ऐसी चीज जो कि मॉनेटरी वैल्यू में आप उसको समझ पा रहे हो, मतलब मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसों पे आप तोल पा रहे हो, और वो आपको प्रेजेंट पे तो वैल्यू दे रही है लेकिन साथ ही साथ आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट देने वाली है। ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है? सिंपल, जैसे आप मशीनरी हो गया, या फिर आपके कोई फर्नीचर्स हो गए, या फिर आपका जो पूरा का पूरा बिल्डिंग है। ये सारी आपको नहीं लग रहा है कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी? आपने जो अभी खरीदा, क्या आप उसको अभी यूज करके छोड़ दोगे? नहीं, फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा। तो सिमिलरली वही लिखा हुआ है, इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए, बिजनेस के काम पे आना चाहिए, और साथ ही साथ जिनका मॉनेटरी वैल्यू में आप उसको तोल सको, और साथ ही साथ जिसका फ्यूचर बेनिफिट भी हो, इसको आप क्या कहोगे? एसेट्स। अच्छा, एसेट्स के ना कुछ कैटेगरीज होता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स, जो कि मतलब फिक्स है। नाम से क्या समझ में आ रहा है? फिक्स्ड एसेट मतलब जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो, और जो आप रीसेल के लिए नहीं आपने खरीदा। सपोज आपने गुड्स खरीदा। गुड्स का मतलब क्या होता है? जिनको गुड्स का मतलब नहीं पता मैं बता दूं। गुड्स मतलब ऐसी चीजें जो आप डेली बिजनेस में आप बेच रहे हो। सपोज आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, आप अगर पेन्स खरीदते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है, आप वो पेन खरीद रहे हो ताकि आप उसको रीसेल यानी बेच सको, गुड्स है वो। ठीक है लेकिन फिक्स्ड एसेट्स कभी भी रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता, वो बिजनेस में यूज हो इस पर्पस से लिए खरीदा जाता है। साथ ही साथ इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो लैंड, जमीन हो गया, बिल्डिंग के बारे में, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे आप लॉन्ग टर्म पे यूज करने वाले हो। दूसरा होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसी चीज है जो कि शॉर्ट टर्म में काम आए। ऐसा एसेट, ये भी एक तरह का एसेट है लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए काम आ रहा है। ठीक है, कन्वर्ट, और ऐसी चीजें जिसको आप कैश में कन्वर्ट करने वाले हो सिर्फ 1 सालों के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होता है कि 1 सालों के अंदर ये जो एसेट है वो आपका खत्म हो जाएगा, या फिर आप उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे, या फिर आप उसको डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर लोगे। इसका एग्जांपल जैसे स्टॉक हो गया। स्टॉक मतलब आपने, आपके पास जो माल पड़े हुए, गुड्स जो आपके पास पड़े हुए, आपने पेन्स खरीदा था तो वो पेन्स आपके पास पड़े हुए, वो भी आपका एसेट्स है ना। तो वो एसेट आपको क्या लगता है, आप जो पेन खरीदो आप उसको 10 साल बाद बेचोगे? नहीं ना, वो तो लगता है कि हाँ 2-3 महीने में तो मेरे ये पेन्स बिक ही जाएंगे। तो ये जो चीज है, ये जो स्टॉक होता है वो हमेशा करंट एसेट्स के कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि वो रिसेंटली मतलब कुछ ही टाइम के लिए है और वो बिक जाएगा। दूसरा होता है डेटर्स। डेटर्स मतलब कस्टमर्स। कस्टमर्स को जो आप उधार में पैसे देते हो उसको हम लोग डेटर्स कहते हैं। क्या लगता है कि आपको डेटर्स यानी आप कस्टमर जिनको भी आप उधार माल देते हो, आप क्या उसको साल भर से ज्यादा के लिए उधार देते हो? बिल्कुल नहीं। वो तो साल भर के अंदर हो सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, किसी भी दिन के लिए आपने जो उसको उधार दिया पैसे, वो पैसे आप रिकवर करोगे। इस वजह से ये भी करंट एसेट। सेम बिल्स रिसीवेबल भी आप डेटर की तरह समझ लो। बहुत थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, जब बिल्स रिसीवेबल का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में, बिल्स से रिलेटेड जब चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सेम होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे खर्चे जो आपने पहले ही पे कर रखे जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल अगले महीने का भी आपने पे कर दिया, तो पे कर दिया, अब आपको अगले महीने नहीं पे करना है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस तो आपका एसेट हो गया, आपको अगले महीने का फ्यूचर बेनिफिट आपको मिल रहा है ना। तो इसी वजह से ये भी करंट एसेट्स के कैटेगरी में आता है। थर्ड होता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड, तरल, पानी की तरह बह रहा है। क्या लग रहा है, पानी वाला कुछ चीज होगा एसेट में? नहीं। लिक्विड एसेट मतलब ऐसी चीज है जिसको आप इमीडिएटली कन्वर्ट कर पाओ कैश में। ऐसी एसेट्स जो कि आप मतलब समझ लो कि वो कैश से कुछ अलग है ही नहीं, वो समझ लो कैश ही है, लेकिन आप उसको जब चाहो तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा कैसे? कैश इन हैंड। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास कैश है और आपका कैश हाथ में है, मतलब वो कैश ही है ना, वो एसेट है लेकिन आपके पास कैश ही है। साथ ही साथ अगर कैश एट बैंक है, जब चाहो आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो, तो वो लिक्विड एसेट्स है इसी कैटेगरी में। तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब एक चीज ध्यान रखो, आप अगर सीबीएसई से हो, आईसीएससी से हो, तो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। और थर्ड जो है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपसे फिक्टिशियस और लिक्विड पूछा जा सकता है, बट वेस्टिंग एसेट्स के बारे में आपसे ना के बराबर होगा। और अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या कोई स्पेसिफिक स्टेट बोर्ड्स के लिए हो, तो आपके लिए फिक्स्ड और करंट एसेट्स और बहुत हद तक इंटेंजिबल एसेट्स भी काम किया। और अगर सीबीएसई हो तो फिक्स्ड और करंट का बीच का डिस्टिंक्शन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो हाँ, थर्ड लिक्विड एसेट्स तो बता दिया। हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स,
ऐसा एसेट्स जो कि इनकम या लॉस की तरह दिखता है लेकिन टेम्पररी, जो कि रियल नहीं है, वो लॉस या एक्सपेंस की तरह दिख रहा है लेकिन वो रियल नहीं है। कैसी चीज है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है पता है? आपने बिजनेस शुरू किया, उसके रिलेटेड जो आपके खर्चे हुए वो, साथ ही साथ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ऐसी चीजें जो कि आपने शेयर आपको इशू करना था उसके लिए आपने डिस्काउंट दिया, तो ये आपका एसेट्स नहीं है, वो एज अ एक्सपेंस है। तो इन सारी चीजों को ना फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने जो एक्सपेंस किया वो आपको एसेट्स कमाने के लिए या आपको बेनिफिट देने के लिए आपने जो एक्सपेंस करा उसको आप लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान में रख लो, ठीक है। फोर्थ है ना, फोर्थ है आई गेस। फिफ्थ क्या है? वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? डिलीटेड या यूज्ड ओवर टाइम, मतलब ऐसी चीज है, ऐसे एसेट्स जिनका वैल्यू, सॉरी, जिनका ओवरऑल कंजम्पशन जो भी आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होने वाला है, वो सारी चीजें। कैसे? अच्छा, इसका क्या एग्जांपल होगा? माइंस। सपोज आपका कोल माइंस है, आपके माइन है, आप उसमें कोयला निकलता है, आपको नहीं लगता है कि आज इस साल जितना कोयला निकला अगला साल कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी एसेट्स होते हैं ये वेस्टिंग एसेट्स के कैटेगरी में आता है। सेम क्वेरीज हो गया, ऑयल वेल्स हो गया, मतलब तेल का कुआं हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। अगर ये पेन मैं यूज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पेन को मैं टच कर सकता हूँ, ये मेरे लिए एसेट्स है। ये जो लाइटिंग कंडीशंस जो है, सारी चीजें, ये इन चीजों को मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। जो पैड है जिसमें आईपैड में मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं टच कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मेरे पास भी कुछ गुडविल होगा? अगर मैं मार्केट में जाऊं तो मेरी बातों का भी वैल्यू, क्योंकि मैं टीचर हूं। तो ये जो गुडविल है ये इनटेंजिबल एसेट्स है, आप इसको मॉनिटरी टर्म में डायरेक्ट वैल्यू से तोल नहीं सकते। तो सेम गुडविल हो गया। पेटेंट, अगर आपने अपने नाम का कोई पेटेंट करवा रखा है तो वो भी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में आता है। अब आ जाओ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डेट दैट अ बिजनेस ओज टू आउटसाइडर। ओज का मतलब होता है आप लाइबल टू पे हो, ठीक है। अमाउंट पेबल इन फ्यूचर, क्या आपको तुरंत पैसे देना लाइबिलिटी का मतलब? नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइबिलिटी का मतलब यू आर लाइबल टू पे बट इन अ फ्यूचर टर्म्स। आप पे लाइबिलिटी क्रिएट हुई, आप लाइबल हो देने के लिए, लेकिन आपको फ्यूचर में देना है, इमीडिएट नहीं देना, उसको कहते हैं आप लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के भी तीन कैटेगरी होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म, नाम से ही समझ में आ रहा है, फिक्स्ड है तो, या लॉन्ग टर्म है तो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए है। जैसा पेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर है, तो वो सारी चीजें जैसे बैंक का लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, मॉर्गेज हो गया, मतलब ऐसी चीजें जिसका आपका लाइबल तो है, आप लाइबिलिटी तो क्रिएट हुआ है, बट आपको इमीडिएट पैसे नहीं देने, आपको फ्यूचर टर्म्स में या फिर लंबे समय के बाद पैसे देने हैं, जैसे बैंक लोन वगैरह वगैरह। दूसरा क्या था? करंट लाइबिलिटीज, मतलब ऐसी जो कि विद इन 1 ईयर में आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। कैसे? अगर आप क्रेडिटर, अब एक चीज देखो, करंट एसेट की कैटेगरी में कहा गया, हाँ ये देखो, करंट एसेट्स की कैटेगरी में यहाँ पे डेटर आया था। डेटर मतलब कौन था? आपके लिए कस्टमर। अब यहाँ पे जब लाइबिलिटीज की बात आई, करंट लाइबिलिटीज की, तो यहाँ पे आता है क्रेडिटर्स, मतलब जिसके लिए आप कस्टमर हो, मतलब आपके सप्लायर, तो उनके जो क्रेडिटर्स है वो भी आपके लिए करंट लाइबिलिटीज होंगे। सिमिलरली बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें। आउटस्टैंडिंग मतलब जिसका एक्सपेंस तो क्रिएट हो चुका है, मतलब सपोज बिजली बिल आपने पहले एडवांस पे किया था, ठीक है, इस बार बिजली बिल आ चुका है अगले महीने का, पिछले महीने का सारा, लेकिन आपने उसको पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ऐसी चीज है जिसको पता नहीं है, कंटिंजेंट है, आपको पता नहीं है कि ये लाइबिलिटी मेरे पे क्रिएट होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी की होगी। जैसे नॉट सर्टेन, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट, जैसे पेंडिंग लॉ सूट, अगर आपके कंपनी पे किसी ने केस किया कि आपका सॉरी, अगर आपका कंपनी में कोई चीज ऐसा लगा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जिससे उसको दिक्कत हुआ, आप पे लॉ सूट हुआ है, लॉ सूट पे आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि मेरा कंपनी पे इतने का पेनल्टी लग जाए, हर्जाना लग जाए, तो ये पेंडिंग जो लॉ सूट होता है, ये सारी चीजें कंटिंजेंट लायबिलिटी के कैटेगरी में आता है। डिस्प्यूट टैक्स इन डिमांड, मतलब आपने जो टैक्स भरा गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो गवर्नमेंट डिस्प्यूट क्रिएट किया, तो आपको लग रहा है कि हो सकता है एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए। थर्ड आता है कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। कैपिटल नाम से क्या लग रहा है कि ऐसी चीजें जो कि पैसे दिया गया है ना, पैसा इन्वेस्ट किया गया। कैपिटल मतलब वही होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू द बिजनेस। कहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? बिजनेस में। कौन कर रहा है? ओनर। अगर ओनर ही पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दैट्स ओनली कॉल्ड कैपिटल। सिर्फ उसी चीज को हम लोग कैपिटल कहते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। अगर आपको पता नहीं है आपने कितने कैपिटल रखे थे, आपके बिजनेस चालू होने से पहले क्या कैपिटल आपने दिया था वर्सेस अभी क्या कैपिटल है, आप कैसे निकालोगे? सिंपल, आप देखो कि आपका टोटल एसेट्स कितना है, माइनस जब आप टोटल लायबिलिटीज करोगे, एसेट्स लायबिलिटीज आपने जब माइनस किए, तो माइनस करके जो अमाउंट निकलेगा वो आपका कैपिटल होता है। ठीक है, वो आपका क्या होगा? कैपिटल।
सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू को लेके ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है, इसका प्रॉफिट से क्या डिफरेंस डिस्टिंक्शन है, सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क है, प्रॉफिट वगैरह। तो समझो कि रेवेन्यू हम लोग किसको कहते हैं, अमाउंट अर्न बाय बिजनेस इन अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मतलब परचेज सेल्स, लेकिन क्या परचेज को आप रेवेन्यू बोलोगे, बिल्कुल नहीं, सेल्स रिलेटेड। और जो रिकरिंग इन नेचर होता है, रिकरिंग इन नेचर मतलब बार बार हो रहा है ना, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, रेगुलर सेल्स हो गया, कमीशन हो गया, रेंट रिसीव, ये सारी चीजें अगर आपने रिसीव किया ये तो आपको रेवेन्यू कहलाएगा। क्या ये प्रॉफिट हो गया आपका, आपने अगर 10 लाख का माल बेच दिया तो क्या आपका 10 लाख प्रॉफिट होता है, नहीं, 10 लाख प्रॉफिट नहीं होता, ये आपका रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन तो प्रॉफिट किसको कहेंगे, अब जो आपने सेल्स किया 10 लाख, उसमें से आप अपने खर्चे माइनस करोगे। कौन कौन से खर्चे, पहला, जब आप प्रोडक्शन, आपने जो उस माल को बेचा उसको बनाने में आपको कितना खर्च हुआ था, जब आप उसको माइनस करोगे तो वो आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब आप उस माल को बेचोगे भी ना, तो माल को बेचने के लिए आपका जो पूरा का पूरा शोरूम होता है, उस शोरूम का कॉस्ट हो गया, जो आप सेल्समैन को पैसे दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह पे कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपका किस पे चल जाएगा, सेल्स के कॉस्ट पे। अब आप जब सेल्स के कॉस्ट भी माइनस कर दोगे तब आपके पास आता है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट ही एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ठीक है। सेम चीज में लिखा हुआ है कि रेवेन्यू कितने तरह के होते हैं, पहला नेचर क्या है, रेगुलर और रिकरिंग होना चाहिए। मतलब रेवेन्यू आप सिर्फ उसी को कहोगे जो कि रेगुलर हो, या फिर रेगुलर मतलब फ्रीक्वेंट हो, ठीक है, रेगुलर मतलब डेली नहीं, फ्रीक्वेंट। और यहाँ रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए, रिकरिंग मतलब हमेशा बार बार हो रहा है, ठीक है। और कैपिटल नॉन रिकरिंग होना चाहिए, वन टाइम होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या हो रहा है कि जो रिकरिंग हो रहा है, बार बार हो रहा है। और कैपिटल क्या होता है, नॉन रिकरिंग या वन टाइम होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इफेक्ट क्या होता है, क्या चीज का इफेक्ट पड़ता है, डज नॉट इंक्रीज कैपिटल डायरेक्टली। अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करो तो वो ना डायरेक्टली कैपिटल को इंप्रूव या इंक्रीज नहीं करता, कैसे, डायरेक्टली। लेकिन यहां पर इंक्रीज डायरेक्ट हो जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली कैपिटल रिसीव कर रहे हो ना। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब क्या हो रहा है, आपने रेवेन्यू कमाया है, तो जरूरी नहीं कि आप उसको डायरेक्टली कैपिटल में डाल दो। लेकिन जब आपने कैपिटल डाला तो ऑब्वियसली या तो लाइबिलिटी को बढ़ा देगा। अच्छा एक बात बताओ, कितनों को लगता है कि कैपिटल भी एसेट्स है, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोच के देखोगे तो कंपनी को अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया तो उसके लिए तो एसेट हो गया, बिल्कुल नहीं होता। कैपिटल ना कंपनी के हिसाब से अगर आप सोच के देखो तो वो लाइबिलिटी है। क्यों पता है, क्योंकि अगर उसका जो ओनर है वो बिजनेस पे जब पैसे इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, तो कंपनी का भी फर्ज बनता है कि वो पैसे, वो जो कैपिटल है, वो कैपिटल भी लौटाए, प्रॉफिट भी लौटाए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ कुछ टर्म्स में मेंशन है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लौटाए, तो वो एक तरह का लाइबिलिटी होता है। सिमिलरली अगर आप कैपिटल रिसीव करते हो तो इंक्रीज कैपिटल हो ये जरूरी नहीं, साथ ही साथ अगर लाइबिलिटी रिड्यूस हो ये भी जरूरी नहीं, ठीक है। किस तरह से दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है किसको, रेवेन्यू रिसिप्ट को, है ना। अगर और कैपिटल, जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो बैलेंस शीट में क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें ना आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। और एक छोटी सी चीज इसमें ना, व्हाइट कलर से लिखते लिखते ये ई गायब हो गया और यहाँ से भी ई गायब हो गया, बट ये लिखा एक्सपेंडिचर है, मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, अमाउंट स्पेंट बाय अ बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू, अक्वायर एसेट्स, डिवाइड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसी चीजें, ऐसे खर्चे आप कर रहे हो जो कि आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहा है। बिजनेस में आपने खर्चे किया, ऐसे खर्चे जो कि आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहा है, ये कहलाता है एक्सपेंसेस। यही चीज अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू और अक्वायर एसेट्स, खर्चे किस चीज के लिए, आपने बिजनेस को कमाने के लिए या फिर एसेट्स को खरीदने में किया। और इसको कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांटते हैं, क्या होता है कैसे आप देखते हैं, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे, रिकरिंग होता है, डेली डे टू डे ऑपरेशन, जैसे रेंट, सैलरी, यही सारी चीजें। रेवेन्यू, उसमें रेवेन्यू रिसीव्ड था, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसी चीजें जो आप रेवेन्यू कमाने के लिए, जैसे रेंट हो गया ये वो, और वहां पर रेवेन्यू क्या था वो, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू को आपको मिला है, रेवेन्यू से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल से रिलेटेड, जैसे नॉन रिकरिंग होना चाहिए, बार बार तो आप कैपिटल नहीं डालोगे, है ना। दूसरा, इंक्रीज करना चाहिए एसेट्स या फिर अर्निंग कैपेसिटी को, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए बट बेनिफिट ओवर मल्टीपल ईयर्स, मतलब ऐसा नहीं कि आपने तुरंत उसमें पैसे डाले और उसका आपको बेनिफिट तुरंत मिल गया। बेनिफिट मल्टीपल ईयर, मतलब ओवर फ्यूचर टर्म्स में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, इसका नेचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, रिकरिंग होगा, डे टू डे ऑपरेशंस में आएगा, ठीक है। कैपिटल में नॉन रिकरिंग, मतलब बार बार होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म, सॉरी बार बार नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेगा इसका।
बेनिफिट पीरियड क्या होता है, आपको एक अकाउंटिंग ईयर में ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, किसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू आपने कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया उस साल का तो रेवेन्यू आपको मिल गया, तो ये सिर्फ एक ही साल के लिए काम आता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, चूंकि आपने कैपिटल डाला है और कैपिटल से रिलेटेड आपने एक्सपेंस किया है, तो ये आपको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर काम आएगा, क्योंकि कैपिटल है, समझ लो, ठीक है। इफेक्ट में रिड्यूस करता है प्रॉफिट को, और ये एसेट्स का वैल्यू को बैलेंस शीट में बढ़ा देता है। किस तरह दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। एग्जांपल की बात किया जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू कमाने के लिए रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, वो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स वगैरह, ये सारे कहाँ चले जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज मतलब आपने ऐसे एसेट्स खरीदे जो कि आप, जो क्या था, मशीनरी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट। बिल्डिंग का रिनोवेशन करवाए, ये सारी कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब अगेन, अब शॉर्ट में अगर बात की जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहोगे आप, ऐसी चीजें, ऐसे खर्चे जो कि आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करे या फिर सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे, किसको कहोगे, जो आपको एसेट्स के लिए यानी फ्यूचर्स टर्म्स के लिए आपको बेनिफिट दे, या फिर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एसेट रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, तो उसको आप लोग कह लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब ना कुछ चीजें हैं, अब उसको आइडेंटिफाई करो कि वो क्या, किस कैटेगरी में फॉल करेगी। जैसे बिल्डिंग परचेज किया गया फॉर बिजनेस, इसमें बिल्डिंग क्या है, जो नॉर्मल जो बिल्डिंग है वो क्या है। ऑब्वियसली इस चीज को लेकर आप पीछे आओ, कहाँ गया, हाँ ये देखो, फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सब कुछ था, तो ये फिक्स्ड एसेट्स है ना, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब सिंपल, इन शॉर्ट कहाँ गया यार, इन शॉर्ट ये एसेट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अमाउंट ओड टू द सप्लायर, ओ मतलब क्या होता है, OWE, आप लाइबल टू पे हो, OWE का मतलब होता है यू आर लाइबल टू पे। तो अमाउंट यू ओड टू द सप्लायर मतलब आपको सप्लायर को पैसे देने हैं, तो ये आपको नहीं लगता ये लाइबिलिटी आता है, क्योंकि आपको पैसे देने हैं, क्या तुरंत देने नहीं, फ्यूचर में देना है, तो लाइबिलिटी है। ओनर इन्वेस्टेड कैश टू स्टार्ट बिजनेस, ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए किसमें, बिजनेस में, क्यों, ताकि बिजनेस को शुरू कर सके, तो ये कैपिटल हो गया, ऑब्वियसली, है ना। सेल्स ऑफ गुड्स किया है ड्यूरिंग द कैपिटल, गुड्स को बेचा है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू ही आया है आपका, है ना, माल बेचना यानी सेल्स रेवेन्यू होता है। ओल्ड मशीनरी सोल्ड, आपने पुराना जो मशीन था उसको सेल किया, तो क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि आपने कैपिटल जो था आपका, कैपिटल किस कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो आपने ओल्ड जो चीजें थी, जो मशीनरी, जो एसेट्स ओल्ड थी, उसको आपने बेचा। अच्छा, कैपिटल, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहोगे आप, जो आपने जो मशीनरी या जो भी एसेट्स है उसको अक्वायर किया, उसके रिलेटेड जो आपका एक्सपेंसेस हुआ, वो सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। रेंट पेड फॉर द शॉप, रेंट पे किया, आपको नहीं लगता कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए है, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। न्यू कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस, नया कंप्यूटर आपने परचेज किया किस लिए, ऑफिस के लिए, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी आपने खरीदा ताकि आपको फ्यूचर बेनिफिट मिल सके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो लेक्चर 5 में आप क्या पढ़ोगे, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें कुछ कुछ चीजें इसमें जो कवर नहीं हुई, वो लेक्चर 5 में आपको मिलेगा, जो कि होगा डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, और डिटेल्स में, ठीक है। ड्रॉइंग्स क्या होता है, स्टॉक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस किसको कहेंगे, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। लेकिन अब एक चीज देखो कि सीबीएसई ICSE के लिए किसके लिए क्या कितना इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के लिए कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, 2 मार्क्स से 2-3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन फॉर 3 मार्क्स। एसेट्स का कितने टाइप होते हैं और उसका एग्जांपल दे दो, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में बता दो। डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आईसीएसई के लिए, सेम सीबीएसई की तरह, लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में मैंने क्या बताया था, बताओ कोई, सिंपल। अच्छा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का ना मुझे कोई एक अच्छा सा एग्जांपल मुझे चाहिए कमेंट में, जो कि कोई बता सके कंटिंजेंट लाइबिलिटी का, अदर देन क्या था वो, लॉसूट फाइल किया गया है या फिर अगर कोई किसी तरह का कोई केस हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक अच्छा सा एग्जांपल मुझे कमेंट में बताना कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में क्या फॉल करेगा, ठीक है। और गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना सेपरेटली, वो सारी चीजें, मतलब गुडविल वही जो आपका जो इज्जत है, मतलब सिंपल ही अकाउंटिंग में इज्जत को ही गुडविल कहते हैं। और पेटेंट मतलब जो आपने कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज बनाई, सपोज आपका कोई मेडिसिन का बहुत बड़ा लैब है, आपने कुछ ऐसा मेडिसिन बनाया, कैंसर का आपने मेडिसिन बनाया, तो आप उसको पेटेंट करवाते हो, क्यों, क्योंकि वो जो कैंसर का जो मेडिसिन आपने बनाया, ताकि उसी चीज को कॉपी करके कोई और ना बना ले, ठीक है, तो इस चीज को आप पेटेंट कहोगे। और कॉपीराइट भी सेम चीज होता है, कॉपीराइट जनरली किसी डिजिटल राइट्स को, आपको पता होगा, आप लोग यूट्यूब देखते हो, आपको पता है कॉपीराइट के बारे में। वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिक डेफिनेशंस पूछा जा सकता है। सफिशिएंट कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा जाएगा। वेस्टिंग या फिक्टिशियस एसेट्स, वेस्टिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट फिक्टिशियस एसेट्स आपसे पूछा जा सकता है अगर आप वेस्ट बंगाल में हो, ब्रीफली मेंशन किया जा सकता है। बट अब क्विक रिवीजन पे आते हैं, हम लोग अभी तक ने क्या क्या पढ़ा।
एसेट्स के बारे में पहला पढ़ा कि कितने तरह के एसेट्स होते हैं, जिसका टोटल 6 टाइप पढ़ा था हमने। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड, फिक्टिशियस, वेस्टिंग, इंटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल बिल्डिंग हो गया। करंट एसेट का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, माल या डेटर। लिक्विड एसेट्स मतलब जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। वेस्टिंग एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो कि धीरे धीरे उसका वैल्यू या फिर उससे जो आउटपुट होने वाला है वो कम है, जिसका अच्छा एग्जांपल मैंने क्या दिया था, कोल माइन या फिर तेल का कुआं, है ना। और लास्ट क्या था, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में मैंने क्या बोला था कि गुडविल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स है। लाइबिलिटीज के बारे में क्या था कि ऐसी चीजें जो कि आप डेट या फिर आप लाइबल टू पे हो किसी पर्सन को फ्यूचर टर्म्स में, उसको, जिसका एग्जांपल था फिक्स्ड, करंट और कंटिंजेंट। फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब आपको देना ही है, लॉन्ग टर्म के लिए देना है, जिसका एक अच्छा एग्जांपल आप समझ लो, आपने बैंक से लोन लिया वो। करंट लाइबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आपको क्रेडिटर को पैसे देने, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब वही आपके लॉ सूट फाइल हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है। कैपिटल के बारे में 3 चीज बताया था कि पहला, कैपिटल आप कैसे निकालोगे कि एसेट्स माइनस अगर आप लाइबिलिटी करोगे तो वो हो जाएगा, और इसको ओनर्स का इक्विटी भी बोला जाता है, और ये भी कंपनी का नेटवर्थ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रिकरिंग सेल्स, कैपिटल एक्सपेंड रिसिप्ट, नॉन रिकरिंग एसेट सेल्स वगैरह, यही सब है, बहुत ऐसा कुछ है नहीं। मतलब रिकरिंग सेल्स होना चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट किसको कहोगे, आप सेल्स रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो चीजें आपका चला जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। कैपिटल रिसिप्ट किसको कहोगे, जो भी चीजें आपने अगर आपके पास जो एसेट्स है आपने उसको बेचा, उसके बाद जो आपका पैसा रिसिप्ट हुआ वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में। नॉन रिकरिंग, अच्छा इसमें एक चीज नहीं लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे, अगर आपने किसी मशीनरी या कोई एसेट्स को अक्वायर किया उसके लिए जो आपने पैसे खर्चे किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएनएल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, वही फालतू चीजें हैं, सेम चीज लिखा हुआ है। फिक्टिशियस एसेट्स जो कि रियल नहीं होता, सिर्फ क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है एज ए एक्सपेंस, और जो चीजें होती है ना फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में जो बताया था। तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर। आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कॉमर्स बडी चैनल को। आई एम साइनिंग ऑफ।